रामनाथ के देहांत को 4 दिन ही हुए थे। 12 दिन का शोक चल रहा था। एक दिन अचानक एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। उसमें से एक आदमी निकला और शोक में बैठे लोगों के बीच में जाकर बोला, रामनाथ के वारिस कौन कौन है? बैठक में 30-40 लोग बैठे थे। वे सभी अचानक इस तरह का प्रश्न करने वाले शख्स का मुंह ताकने लगे। वहां पर रामनाथ के बेटे भी बैठे हुए थे। फिर रामनाथ के तीनों बेटों ने हाथ ऊपर करते हुए कहा, हम उनके बेटे हैं, कहिए आपको हमसे क्या काम था? वह व्यक्ति रामनाथ के तीनों बेटों को गौर से देखता हुआ बोला, आज से 20 साल पहले तक रामनाथ मेरे शहर में नौकरी किया करते थे। उस समय उन्होंने मेरे से कुछ पैसे उधार लिए थे। वह रकम ब्याज सहित अब 30 लाख रुपए हो चुके हैं। आज मैं वे पैसे लेने आया हूँ। उस आदमी के इतना कहते ही वहां पर खुसर फुसर शुरू हो गई। रामनाथ का बड़ा बेटा, जो एक सरकारी नौकरी में था, खड़े होते हुए बोला, आपके पास क्या सबूत है कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे? वह आदमी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं एक वकील हूँ, इतना मूर्ख भी नहीं हूँ कि बिना सबूत के चला आऊंगा। मेरे पास 30 रुपए का बॉन्ड है, जिस पर तुम्हारे पिता ने अपने हाथों से पूरा विवरण लिख रखा है और साइन भी कर रखे हैं। बड़ा बेटा बोला, मैं नहीं मानता इस बात को, मुझे तो आप फ्रॉड लगते हो। 20 सालों तक चुप बैठे रहना, फिर पिताजी के निधन के तुरंत बाद आपका अचानक से आ जाना, ये सब क्या है? अगर मेरे पिता ने पैसे लिए भी होंगे तब भी वो करार उनके साथ ही खत्म हो गया। मैं ये पैसे देने से साफ साफ इनकार करता हूँ। रामनाथ का दूसरा बेटा, जो ठेकेदार था, वो बिल्डिंग बनाने के काम लिया करता था, वो भी खड़ा होकर बोला, वकील साहब, आप जिन पैरों से चलकर आए हैं उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए। अगर आपको पैसे चाहिए थे तो पिता के जीवित होते ही आते। हमारे पिताजी ने हमें कभी नहीं बताया कि उन पर कोई कर्जा है। वकील बोला, पहले इसलिए नहीं आया क्योंकि वसूलने का करार आज के दिन का था। रही बात वापस जाने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया हूँ। यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। अगर आप अपने पिता का कर्जा देने से इनकार करते हो तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मगर मेरे रामनाथ जी के साथ दोस्ताना संबंध थे। मैं नहीं चाहता कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी इज्जत उछाली जाए, इसलिए मैं आप लोगों को कुछ रियायत दे दूंगा। मगर तुम लोग कर्जा देने के लिए हाँ तो कहो। तीनों बेटे चुपचाप रहे। किसी ने भी कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं दिखाई। वकील फिर बोला, यहाँ पर तुम्हारे समाज के लोग बैठे हैं, रिश्तेदार भी बैठे हैं। क्या तुम लोगों को अपने पिता की इज्जत प्यारी नहीं है? अचानक रामनाथ का छोटा बेटा रमेश खड़ा होकर बोला, आप सबूत दिखाइए। मैं पिताजी का कर्जा चुकाने के लिए तैयार हूँ। उसके इतना कहते ही उसकी पत्नी, जो अन्य औरतों के साथ दरवाजे पर खड़ी होकर पूरी बातें सुन और समझ रही थी, जल्दी से बाहर आई। फिर अपने पति का हाथ पकड़कर अंदर ले गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हो जी? कहाँ से चुकाओगे 30 लाख रुपए? हमारे पास तो 30,000 रुपए भी नहीं है। आपके भाई पूरी तरह से संपन्न होकर भी चुपचाप बैठे हैं, फिर आप क्यों अपने ऊपर अपने पिताजी का कर्जा चुकाने का इतना बड़ा बोझ ले रहे हो? रमेश के पास बस एक जमीन ही थी। वो बस छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा कर लिया करता था। उसी में पति पत्नी किसी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। रमेश के दोनों बड़े भाई अच्छे सुखी संपन्न थे और ऐसो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे थे। एक भाई की सरकारी नौकरी और दूसरे भाई का भी अच्छा खासा कारोबार था। पिताजी ने अपने जीते जी दोनों को खड़ा कर दिया था और छोटे भाई रमेश की जिम्मेदारी दोनों बड़े भाइयों को सौंपी थी, क्योंकि पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। लेकिन दोनों भाइयों ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त हो गए। ना ही रमेश को कोई कारोबार कराया और ना ही उसकी कभी मदद की। रमेश ने भी अपने भाइयों को कभी कोई शिकायत नहीं की। ऊपर वाले ने उसे जिस हाल में रखा वो उसी हाल में मेहनत करके अपनी जिंदगी बिता रहा था। बस उसके पिताजी ने जमीन सबके नाम करके रखी थी, जिससे उसकी थोड़ी मदद हो जाती थी और बस वो जमीन का टुकड़ा ही उसका सहारा था। लेकिन अब वो भी उसके नसीब में नहीं बचा। आज वो भी जाने वाला था।
रमेश ने अपनी पत्नी से कहा, मैं अपना जमीन बेच दूंगा मगर पापा का नाम खराब नहीं होने दूंगा। पत्नी आंखों में आंसू भरकर बोली, आपकी इसी आदत के कारण हम लोग गरीब हैं। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। अगर जमीन बिक गई तो हम खाएंगे क्या? उसी के सहारे तो हमारे दिन कट रहे हैं। वह पत्नी के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, तुमने हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है। आज पिताजी की इज्जत का सवाल है। क्या तुम ये चाहोगी कि जीवन भर पूरे गांव के सामने मैं सर झुकाकर चलूं? तुम हमेशा मुझे सच्चा मर्द कहते आई हो, फिर आज तुम्हें क्या हो गया? क्यों मुझे नामर्द बनाने पर तुली हो? अचानक पत्नी को होश आया, उसके तेवर बदल गए। गर्व के साथ बोली, माफ कर दो जी, आप जाओ, पहले परिवार की इज्जत बचाओ। रही बात पेट भरने की, उसके लिए मुझे आपके बाजुओं पर भरोसा है। आप हमें भूखे नहीं सोने दोगे। फिर रमेश डबल जोश में वापस बैठक में आ गया। लोग अब भी धीमी आवाज में खुसर पुसर कर रहे थे। वकील मुस्कुराते हुए बोला, अब भी पिता का कर्ज चुकाने के लिए तैयार हो या पत्नी ने पेच कस दिया तुम्हारा? रमेश मुस्कुराते हुए बोला, वो एक मर्द की पत्नी है वकील साहब, आप सबूत दिखाइए, मैं कर्ज चुकाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है मगर मैं आपको अपने हिस्से की जमीन दे दूंगा, मगर पिताजी पर कर्ज नहीं रहने दूंगा। वकील ने एक बार फिर रमेश के बड़े भाइयों की तरफ देखा, फिर कहा, क्या तुम लोग अपने भाई का साथ नहीं दोगे? दोनों भाई निर्जनों की तरह सर झुकाकर बैठे रहे, कोई जवाब नहीं दिया। वकील बोला, आज से 30 साल पहले मैंने और रामनाथ जी ने मिलकर कुछ शेयर खरीदे थे। उस समय उनकी कीमत 50,000 रुपए थी। शेयर खरीदते वक्त ये तय हुआ था कि दोनों में से किसी एक की मृत्यु होते ही शेयर बेच दिए जाएंगे और जो रकम मृतक के हिस्से में आएगी वो उसकी योग्य संतान तक जीवित हिस्सेदार पहुंचाएगा। जीवित हिस्सेदार के पास उस समय के हालातों को देखते हुए ये पूरा अधिकार होगा कि वह हिस्से की रकम सभी बेटों में बराबर बांटे या किसी एक को दे दे। ये उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा। वकील आगे बोला, चूंकि मैं ही वो जीवित शख्स हूँ, मेरे पास पूरा अधिकार है कि रामनाथ का वो हिस्सा मैं किसी को भी दे सकता हूँ। इसीलिए मैंने कर्ज का नाटक किया। उन पर कोई कर्ज नहीं है, बल्कि शेयर बेचने के बाद और टैक्स कटने के बाद कुल 80 लाख रुपए उनके हिस्से में आते हैं और वो 80 लाख रुपए मैं रामनाथ जी के छोटे बेटे रमेश को देने की घोषणा करता हूँ, क्योंकि रमेश ही उनका सच्चा हकदार है। जो बेटे पिता का ऋण चुकाना अपना कर्तव्य नहीं समझते, उनका पिता की संपत्ति में भी कोई हक नहीं बनता। इतना सुनते ही सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और रामनाथ के दोनों बड़े बेटे का मुंह उतर गया। उनकी पत्नियां कुछ देर पहले अपने देवर को मूर्ख समझ रही थी, अब वे अपने पतियों को खा जाने वाली दृष्टि से देख रही थी। वकील के इशारा करते ही उनके आदमी 2 बड़े सूटकेस उठा लाए और उन्हें रमेश को थमा दिया। ये देखकर वहां विराजमान लोगों ने तालियां बजाकर रमेश का स्वागत किया। जब रमेश दोनों सूटकेस उठाकर अंदर कमरे में गया, तब उसकी पत्नी दौड़कर आई और बोली, आज समझ में आ गया जी। वह बोला, क्या? वह पति को भरी आंखों से निहारते हुए बोली, ये समझ में आ गया कि सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी और खुददारी के रास्ते में कांटे और दर्द बहुत मिलते हैं, मगर एक दिन ईश्वर सुनता जरूर है और जब भी वह सुनता है तब छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।